लेकिन खेसारी लाल यादव या पवन सिंह आए दिन कहते रहते हैं कि हम लोग लगातार 24-24 घंटे 18-18 घंटे 16-16 घंटे काम कर रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री को ऊपर ले जाने। बोलने में क्या जाता है। जो सिनेमा हॉल में भोजपुरी फिल्मों की लाइन लगी रहती थी, हिंदी फिल्म में लोग देखने नहीं जाते थे, आज सारे सिनेमा हॉल बंद क्यों है भाई? चाहे वो सीतामढ़ी के हों, बक्सर के हों, वो क्या मेहनत कर रहे हैं रात रात भर, ये तो खैर वही जाने, बोलने वाले जाने। आपके ऊपर कुछ इल्जाम है, जैसे कि आप कहती हैं कि आप लता जी की भक्त हैं, लेकिन आपके कई गाने में कुछ ऐसे शब्द हैं जो परिवार के साथ सुनने लायक नहीं। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल कहना चाहूंगी मैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी सोच अगर वल्गर हो तो उनको अच्छी चीज भी बुरी लगती है। अब ये बताइए, चोली के पीछे क्या है, चुंदरी के नीचे क्या है? क्या ये गाना भजन है? लोग उसको एंजॉय करते हैं। महीनों तक मुंबई में रहना और डमी सिंगर बनकर दूसरों के लिए गाना तैयार करना, क्या कभी ऐसा लगा कि आपकी आवाज तो दूसरों को स्टार बना रही है लेकिन आपका नाम कहीं खो सा गया है? नहीं। क्या इंडस्ट्री में जो लॉबिंग है या फिर गुटबाजी है जिसके वजह से फीमेल सिंगर का कैरियर सिर्फ मेल सुपरस्टार की मर्जी के ऊपर निर्भर हो गया है? मेरे लिए ऐसा कोई ये नहीं रहा कि हाँ मेल सिंगर मुझे गाना गवाएंगे तो इंदु सोनाली के गीत मार्केट में आएंगे फिल्मों के माध्यम से। दूर दूर तक इंदु सोनाली के लिए ये नहीं है कि इंदु सोनाली के हस्बैंड मुस्लिम कहाँ से सैयद खान, इस नाम से ना मेरा कोई वास्ता है, ना कोई मेरे लाइफ में, ना कोई मेरा दोस्त है, कुछ भी नहीं है। जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपके पीछे दुश्मन खड़े होते हैं, और मुझे क्या पता दुश्मन ऐसे खड़े हो जाएंगे कि मेरा टाइटल ही चेंज कर दिया। मेरे हस्बैंड का नाम है रंजीत मिश्रा। हर जगह पे दो ही लोग दिखते हैं या उनके इर्द गिर्द 2-4 और भी गिने चुने लोग दिखते हैं, जैसे मानो कि पूरा इंडस्ट्री उन्हीं लोगों के बीच में सिमट के रह गया। जो आज भोजपुरी इंडस्ट्री की हालत है वो किसी से छिपी नहीं है, मतलब उनसे बहुत दूर हो चुके हैं, बहुत दूरियां बना चुके हैं। जो भोजपुरी बोलने वाले हैं वो भी दूरियां बना चुके हैं। कहाँ वो ऐसा गैप बन गया जिसकी वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री से लोग इतने दूर हो गए और आज भोजपुरी इंडस्ट्री गर्त में चला गया। बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे इस बैठक में। थैंक यू। तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। आप भोजपुरी की एक ऐसी महिला गायिका हैं जिनके गाने यूट्यूब पे 100 मिलियन, 500 मिलियन और 1 बिलियन व्यूज का रिकॉर्ड बनाया। साथ ही लहरिया, लूटा ए राजा, पलंग सगवा के जैसे ग्लोबल हिट गाने भी आपके नाम हैं। इतने बड़े मुकाम तक पहुंचने का आपका सफ़र कैसा रहा मैम? थोड़ा दर्शकों को बताइए। सफ़र बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भरा नहीं रहा, और बहुत ही अच्छे से मैंने अपनी मेहनत से जो मैंने मुकाम पाया, तो मैं इतना कह सकती हूँ कि मुझे ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। और मंच से मेरी शुरुआत हुई है, जो मेरी म्यूज़िक जर्नी है, और उसके बाद जब प्लेबैक सिंगिंग में मुझे मौका मिला तो सब कुछ अच्छा होता चला गया। आप सिर्फ भोजपुरी ही नहीं बल्कि हिंदी, गुजराती, तमिल, बंगाली और नेपाली जैसे कई भाषाओं में गा चुकी हैं। बिल्कुल। अलग अलग भाषाओं में गाते समय उस भाषा की भावना को फील को पकड़ना कितना चुनौतीपूर्ण होता है किसी भी आर्टिस्ट के लिए? ये क्या होता है ना कि मैं जब मंच पे गाती थी तो उस समय मैं हिंदी गाने गाती थी, लता दीदी के गाने गाती थी। तो वो जो प्लेबैक सिंगिंग में तो मैंने बाद में ये फील करना शुरू किया, लेकिन जब मैं लता दीदी के गाने गाती थी मंच पर, तो वो जिस तरह से वो फिल्में गाती हैं हमेशा, तो वो फिल्म में हमेशा पकड़ती रही। और कहीं न कहीं फिल्मों में मुझे जब मैं गाने लगी और तो मुझे बताया जाता था कि भाई इस लाइन में ये फील होता था, तो मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ ऑब्जर्व किया है मैंने। आप भोजपुरी फिल्मों में पॉपुलर गानों के साथ साथ पारंपरिक भक्ति, लोकगीत, निर्गुण और यहाँ तक कि गज़ल भी गाती हैं। इतने अलग अलग संगीत शैलियों को गाते समय आपकी अपनी आवाज़ और भाव कैसे संतुलित करती हैं? हाँ, ये तो दर्शकों का प्यार है और बड़ों का आशीर्वाद है, माता रानी का आशीर्वाद है कि वो कहते हैं ना कि अगर आपको कुछ बनना होता है तो वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर होता है, वो कोई बनावटी नहीं है। और बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो गाते तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर फील की कमी होती है तो उनको ये कहा जाता है कि हाँ आवाज़ अच्छी है, जो आप शब्द गा रही हैं, प्रोनाउंसिएशन, ये भी अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं फील की कमी है। तो मुझे लगता है कि संगीत मेरे अंदर तो था ही, और वो गाते गाते वो फील वाले गाने को मैं गाते गाते और फिल्मों में भी जो मैंने गाया वो फील हमने सीखा, और आज भी वो सफ़र जारी है।
तो कहीं न कहीं जैसे उदासी का गाना है तो उदासी में कैसे वोकल से निकलना चाहिए, एक आइटम है या कोई रोमांटिक है, तो ये सब मैं हमेशा सुनती रही हिंदी फिल्मों के माध्यम से, तो कहीं न कहीं वो मुझे सीखने को मिला। बचपन में बैंजो बजाती थी इंदु सोनाली, और उसके बाद से उनके गानों पे, उनके सुरों पे पूरा उत्तर भारत नाचता है। आज कैसा महसूस होता है? बहुत ही अच्छा। कभी नहीं सोचा था कि मैं सिंगर बनूंगी। और मेरे घर में सभी, अगर देखा जाए तो मेरे पापा बहुत अच्छे बैंजो प्लेयर थे और मेरी मम्मी भी गाती थी, लोकगीत गाती थी अपने गांव घर में। और तो वहीं से कहीं न कहीं मुझे विरासत में भी मिली है ये। तो ये कभी सोचा नहीं था कि मैं सिंगर बनूंगी। हाँ, बैंजो मैं बचपन में बजाती थी, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था कि मुझे सिंगर बनना था, तो सिंगर बन गई। अभी चैत्र नवरात्रि आने वाला है और आपका एक माता रानी की विदाई गीत जो है, हर सांस में ही तेरी मूरत समाई, आज दर्शकों के लिए आप उस रूहानी और सुरीली आवाज में माँ की विदाई के 2 पंक्तियां गुनगुनाना। बिल्कुल, बहुत सारे गाने हैं तो मुझे याद तो रहता नहीं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। माँ चली अंगना से बिरह के दीप जलाए, हर सांस में तेरी ही सूरत समाई, विदाई के दुख में आँख भर आई। भागलपुर से मुंबई का सपना देखना, और उस दौर में कितना जोखिम था जब लड़कियों को घर से बाहर निकलने पे भी मना किया जाता था। हाँ, ये बिल्कुल सही है, लेकिन अगर जिस घर में अगर उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता, घर के जो भी सदस्य हैं, अगर उनको किसी भी बेटी को अगर साथ दे, क्योंकि होता क्या है ना कि समाज में अगर रहते हैं तो उनको समाज का डर होता है कि अगर अगले ने नहीं किया तो जाहिर सी बात है, जो चलन चलता आ रहा है कि भाई लड़कियां नहीं पढ़ाई ज़्यादा भी नहीं कर सकती या वो किसी भी क्षेत्र में नहीं जा सकती। लेकिन मेरा मानना ये है कि उस समय में भी जहाँ बेटियों को बहुत ही कम पढ़ाया लिखाया जाता था, अगर पढ़ भी लिया तो उसको आगे बाहर जाने के लिए बहुत उसको ज़्यादा परमिशन नहीं होता था कि तुम सिंगर बनो, डांसर बनो। तो नज़रिया सबकी अलग अलग होती है। तो कहीं न कहीं मेरे मम्मी पापा को इस बात के लिए उनको ज़रा भी मन में ये नहीं था कि हाँ मेरी बेटी जो करना चाहे नहीं करे, लोग क्या बोलेंगे। ये मेरे घर में कभी भी मुझे सुनने को नहीं मिला। और अगर मैं सिंगर बनी हूँ, मैंने पढ़ाई लिखाई की, संगीत में अगर मैं आई हूँ, तो मेरे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। आपने सैकड़ों गाने गाए हैं, एक ऐसा गाना जो दिल के करीब है, जो बहुत ज़्यादा करीब है, जिसको आप हमेशा अपने साथ लेकर चलते हैं, हाँ। वो आप हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा अगर मैंने तो जब मैंने फिल्मों में मैंने गाना शुरू किया तो मेरे लिए सब गीत तो एक समान, क्योंकि मैंने जितने भी फिल्मों के गीत गाए मैंने बहुत दिल से गाया। कोई भी ऐसा गीत को मैंने ख़ास नहीं बनाया कि इस गीत को मैं ख़ास है तो मैं गाऊं, एक कलाकार होने के नाते। और फिल्मों में गाना अपने आप में एक चुनौती है, एक टफ वर्क है। और कहीं न कहीं मैंने हर गीतों को फील से गाया है, तो मेरे लिए तो मुझे लगता है क्या कि हर गाना फील भरा है। लेकिन कहीं न कहीं ज़रूर एक गीत होता है जो कि मैं गुनगुनाना चाहूँगी। वो फिल्म का नाम था विदाई, और उसमें रवि किशन जी हीरो थे, रिंकू घोष हीरोइन। और मैंने उस फिल्म में जब गाया था तो मैं उस गाने के बारे में कहना चाहूँगी थोड़ा सा कि मैं स्टूडियो में जब ये गाना गा रही थी तो मैं खुद ब खुद गाते गाते मैं रोने लगी, क्योंकि ये बहुत ही ख़ास गाना रहा। ये दहेज प्रथा पे फिल्म बनी थी। तो वो गीत जब मैंने गाया था तो वो गीत में बिल्कुल मेरे दिल के बहुत करीब है। कुछ लाइन तो बिल्कुल मैं सुनाना चाहूँगी। हमके ससुरा से तू बोलवाला हमरे बाबूजी, जाना फत में बचाला हमरे बाबूजी, हमके ससुरा से तू बुलवाला हमरे बाबूजी। आपका गाना साबली सुरतिया, मोहनी मुरतिया, मुस्की पे राजा जी लोभा गए, जैसन सोचले रहनी वैसन सखी बर पा गईनी,
आजकल युवाओं के बीच में ये बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, क्योंकि इसमें आपने लाइफ पार्टनर के लिए जो सादगी और प्यार इस गाने में जो बोल है वो सीधे यंग जनरेशन को या अभी के जनरेशन को छू रहा है। ये सुरीली आवाज़, ये लाइनें थोड़ा उन लोगों के लिए जो आज के बच्चे हैं, जो आज के जेनजी जेन अल्फा हैं, जो शायद उस समय में ज़्यादा जो आज कनेक्ट कर पा रहे हैं, उनके लिए मैम ये लाइनें जरा अरे ये गीत तो बहुत ही खास है, और ये अभी की जनरेशन के लिए नहीं, ये गीत मुझे लगता है ज़्यादा समय नहीं हुआ गाए। ये गीत मुझे लगता है कि 3 से 4 साल, मतलब कोविड के पहले, मतलब 5 साल, तो 5 साल पहले मैंने ये गीत गाया था, और उस समय से ही ये गीत बहुत ही ज़्यादा लोगों को पसंद आया, हर जनरेशन के लोगों को। और ये इंस्टाग्राम रील पे बहुत ज़्यादा जब ट्रेंड होने लगा ये गाना, तो और ज़्यादा सभी को पसंद आने लगा, और मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने ये रखता है, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि जो यंगेस्ट हैं, जो वो तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं जेंट्स के अलावे ज़्यादा से ज़्यादा हमारी महिलाओं को ये गीत बहुत ज़्यादा पसंद, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी वो ये गाना बहुत पसंद है। तो बिल्कुल, और ये गाना मैं जहाँ भी जाती हूँ, इस गीत के बगैर मुझे लगता है कि हमारे दर्शक मुझे मंच से मतलब आने नहीं देते। बिल्कुल गुनगुनाना चाहूँगी मैं। फिल्म का नाम है मेहंदी लगा के रखना। तो आइए। सावरे सुरतिया मोहनी मुरतिया, बड़ा निक लागे उनकर मीठी मीठी बतिया, मुस्की पे राजा के लोभा गईनी, जैसन सोचले रही हम वैसन सखी रे वर पा गईनी, जैसन सोचले रही हम वैसन सखी रे वर पा गईनी। जब सामाजिक जीवन में कोई भी व्यक्ति होता है, उनके बहुत सारे फैंस होते हैं, और आपके भी फैंस हैं, आपको बहुत प्यार भी देते हैं। कोई ऐसा लम्हा जो आप शेयर करना चाहेंगी कि जब आपको आपके प्रशंसकों ने जब वो प्यार देखा आपने, तो आपको भावुक कर गया वो चीज़? ऐसा कोई लम्हा जो आप शेयर करना चाहेंगी कि जब अचानक से आप उस चीज़ को देखकर महसूस करें और आप भावुक हो गई दर्शकों के बीच में? जी। ओहो, ऐसे बहुत पल आए, बहुत पल आए। कोई एक खास जो आज भी याद है कि वो एक इंसिडेंट था जब लोग इतने ज़्यादा इंदु सोनाली को लेकर? हाँ, बहुत ज़्यादा, मतलब सबसे अच्छी बात मुझे वो लगी कि टाटा में छठ के उपलक्ष्य में प्रोग्राम हो रहा था, और वहाँ पे मैं जब अपना छठ के भजन से ही मेरी शुरुआत हुई, और वहाँ पे मैंने लगातार 2 घंटे तक मैंने छठ के गीत गाए, और सिर्फ छठ के ही गीत गाए, और हर जगह देखा गया है लगभग, और सबके प्रोग्राम में देखने को मिलता है सोशल मीडिया के तहत। कभी कभी सामने से भी देखने को मिलता है कि अगर कोई और आर्टिस्ट अगर मंच पे गा रहे हैं, तो 2-4 गाते गाते या तो दर्शक को बोरियत फील होती है, या नहीं तो उस कलाकार में भी वैसा हो नहीं पाता है कि वो 4 गाने भी, अगर छठ भजन हो, चाहे कोई भी छठ भजन हो, चाहे देवी भजन हो, वो अच्छे से गा सके और पब्लिक को हम बांध के रख सके। लेकिन मेरे लिए वो पल हमेशा यादगार रहेगा। लगातार मैंने जब 2 घंटे छठ भजन गाए, तो हर जगह मैं जाती हूँ तो लोग सेल्फी लेने के लिए, पहले तो ऑटोग्राफ था, बाद में सेल्फी आया, लेकिन वहाँ मैंने देखा कि मैं जब प्रोग्राम मेरा ख़त्म हुआ, तो जितने भी सारे लोग थे वो जो मुझे इतना मतलब आशीर्वाद, दुआ, प्यार देने लगे। मुझे 2 से ढाई घंटे लगे मुझे उस भीड़ से बाहर निकलने में, और जितने सारे ऑडियंस थे, मुझे नहीं लगता है कि अगर मुझे वहाँ से अगर नहीं निकाला जाता तो मुझे लगता है कि 4-5 घंटे भी लग जाते मुझे सेल्फी देने में। और सारे लोग, मुझे 2 से ढाई घंटे मुझे भीड़ में ही रखा गया, और सारे दर्शक मेरे सेल्फी ले रहे थे। तो वो जो है ना, हर जगह जाती हूँ सेल्फी लेते हैं लोग, मुझे वहाँ से जल्दी जल्दी निकाला जाता है, लेकिन पता नहीं वहाँ का एक माहौल अलग था कि ना मैं किसी को मना कर पा रही हूँ। बाद में फिर जो इवेंटर थे, तो इवेंटर के ही कुछ टीम के लोग थे, वो मुझे वहाँ से उनको निकालना पड़ा कि अगर इनको नहीं निकाला जाए तो लगता है कि अब यही सेल्फी का दौर रहेगा ही, मतलब ये पल। तो ये कहीं ना कहीं मुझे बहुत दिल को छुआ
कि आज कितना प्यार और कितना सम्मान मिला कि मुझे 2 से ढाई घंटे लग गए सेल्फी देने में और मुझे पता भी नहीं चला। तो ये पल मेरे लिए बहुत ही भावुक पल था। महीनों तक मुंबई में रहना और डमी सिंगर बनकर दूसरों के लिए गाना तैयार करना, क्या कभी ऐसा लगा कि आपकी आवाज़ तो दूसरों को स्टार बना रही है लेकिन आपका नाम कहीं खो सा गया है? नहीं नहीं, मैं बता रही हूँ कि मैं जब मुंबई गई तो मुझे एल्बम गवाने के लिए बुलाया गया टी सीरीज म्यूज़िक कंपनी की ओर से। तो वहाँ पर मैं टी सीरीज का गेस्ट हाउस है और मैं उस गेस्ट हाउस में रहती थी, क्योंकि उतनी बड़ी कंपनी है तो हर लैंग्वेज की वहाँ पे रिकॉर्डिंग होती रहती है। तो ये था कि जब स्टूडियो खाली होगा तो एल्बम में गाने का जो सिलसिला होता है, जो प्रोसेस होते हैं म्यूज़िक बनना, तो उसके लिए मुझे वहाँ रहना पड़ता था। लेकिन उसी बीच में जब फिल्मों का दौर शुरू हुआ 2004 या 5 की बात है, 5 की बात है, तो जब मेरे सामने फिल्म जब वो दौर स्टार्ट हुआ तो मैं जाती थी, मुझे बुलवाया जाता था कि भाई शूटिंग के लिए सिंगर अवेलेबल नहीं है और शूटिंग बहुत ज़रूरी है, तो पहले सिंगिंग होना है, तो वहाँ पे सिंगर अवेलेबल नहीं है, तो कहीं न कहीं मुझे बुलवा के गवाया जाता था। और ये मेरे लिए ऊपर वाले की कृपा रही, माता रानी का आशीर्वाद, कि मैं गई गाने के लिए, शूटिंग के लिए। और उसके बाद पता चला कि पहला ही गाना मैंने शूटिंग के लिए गाया और वो फिल्म का नाम था पंडित जी बताई ना ब्याह कब हुई। और वो गाना शूटिंग के लिए बन के तैयार होके गया और वहाँ से मुझे ये खबर आई, मुझे सुनने को मिला कि ये गाना तुम्हारी ही आवाज़ में वो फाइनल हो गया। और उसके बाद मैं भी दोबारा अगर कभी शूटिंग के लिए क्या होता था कि बहुत सारे आर्टिस्ट भाई शो में बिजी हैं या उनके पास टाइम नहीं है, तो मैं गेस्ट हाउस में जितने दिन रही, जैसे महीनों दिन में रहती थी, तो उस महीनों दिन की में ही होता था कि कोई और फिल्म की शूटिंग है और बहुत जल्दी शूटिंग करनी है, भाई सिंगर अवेलेबल नहीं है। तो कहीं न कहीं मुझे वो पल हमेशा याद है कि मुझे बुलाया जाता था, गेस्ट हाउस में एक लड़की है, अभी एक फिल्म में गाई थी तो उसको भी हम लोग बुलवा देते हैं। तो मैं जाती थी और फिर दूसरे फिल्म के लिए मैंने गाया। पंडित एक फिल्म आई थी जिसमें नगमा जी हीरोइन थी, तो मैंने उनके लिए भी गाया, वो शूटिंग के लिए गाया। जब सेट पे नगमा जी ने सुना ये गीत, ये आवाज़ किसकी है, तो सेट पे सभी ने कहा, पूरी यूनिट के लोग, कि ये नई लड़की है इंदु सोनाली। उन्होंने बोला कि नहीं, यही आवाज़ मुझे चाहिए। तो वहाँ फिर दूसरा गाना मेरा फाइनल होता चला गया। तो मेरे लिए ये बहुत ख़ास रहा। मैम, मुंबई में शुरुआती दिनों में जो संघर्ष रहा है, जो आपने संघर्ष किया, वो कैसा रहा? क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आजकल की भी बच्चियाँ हैं, एक महिला के जीवन में कितना संघर्ष होता है जब वो अपने घर से निकलकर कोसों दूर अपने सपने के लिए जाती है। संघर्ष तो नहीं है, जिनको अगर घर से सपोर्ट मिले और उसमें अगर टैलेंट है तो बहुत ज़्यादा संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मैं अपने बारे में बताऊँ तो मुझे संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे घर परिवार सब बहुत ही अच्छे रहे। मतलब हम लोग मिडिल क्लास वाले हैं, लेकिन खाते पीते घर से हैं। और जहाँ तक सपने देखने की बात है, तो ये तो सपना मैंने कभी नहीं देखा था कि मैं फिल्मों में गाऊंगी, प्लेबैक सिंगर बनूंगी, ये सपना नहीं था मेरा। और बस जैसे आम लड़की पढ़ती है वैसे मैं पढ़ती थी। लेकिन मुझे अगर मैं आज सिंगर हूँ, दर्शकों से जो इतना मुझे प्यार मिल रहा है प्लेबैक सिंगर के नाम से, तो ये मेरे माता रानी की कृपा रही मेरे पे। जो मुझ में वो टैलेंट था ये मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं माता रानी का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला। और अचानक मैं मंच पे चली गई, मंच से मेरी शुरुआत हुई, तो मुझे संघर्ष करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। मुंबई के बारे में बहुत बात होती है कि मुंबई में हर किसी के सपने पूरे होते हैं। बहुत बड़े बड़े एक्टर, चाहे वो बॉलीवुड के हों या हॉलीवुड के हों, हर कोई बात करता है। मैं भी उस पहलू पे थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा, मुंबई क्या है? थोड़ा मुंबई के बारे में बताएं। मुंबई तो सपनों का शहर है। जब मैं गई और मुझे जब एल्बम गाने के लिए बुलाया गया, और जब मेरे गाने डमी मैं गाती थी शूटिंग के लिए, और वो कहीं ना कहीं अगर फाइनल होता चला गया
और फिर मतलब एल्बम तो जो मुझे गाना है वो तो पीछे छूट गया। कुछ गाया मैंने उस दौर में, मैंने गाया उस समय में, लेकिन जब फिल्मों के गाने मेरे हिट मतलब फाइनल होता चला गया तो ज़्यादा से ज़्यादा फिर मुझे फिल्मों के गाने के लिए मुझे बुलाया जाने लगा। और फिर मुझे लगने लगा कि मतलब मैं फिल्मों के गाने से ज़्यादा बिजी हो गई, और ये फिर मेरे करियर में फिल्मों के गाने का ज़्यादा महत्व रहा और एल्बम के गाने धीरे धीरे कम होता चला गया। मतलब मुझे फुर्सत ही नहीं मिलने लगी फिल्मों के गाने से। और तब मुझे लगने लगा कि सभी कह रहे हैं, मैं तो कुछ कभी सोचती नहीं, सिर्फ अपने काम के प्रति फोकस रही, एल्बम के माध्यम से भी, शो के माध्यम से भी, बाद में फिल्मों के गानों के माध्यम से भी। तो मेरे लिए जो है ना ये तब मुझे लगने लगा कि लगता है अब मुझे फिल्मों में गाने को मुझे अब ब्रेक मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा मैं समझदार भी नहीं थी, उतनी बुद्धि भी मुझे नहीं थी, बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं, बहुत इनोसेंट, और बस काम के प्रति लगनशील थी जो आज भी जारी है। तो लगने लगा कि सभी कहने लगे कि ये फिल्मों की सिंगर अब बनने लगी। तो भाई फिल्मों की सिंगर का महत्व क्या होता है? तो सभी हमारे म्यूजिक डायरेक्टर सभी कहते थे कि बहुत बड़ी बात है फिल्मों में गाना। तो मुझे लगने लगा कि लगता है प्लेबैक सिंगर बनना एल्बम सिंगर से ऊपर है। मतलब मुंबई ने आपको हाँ, बहुत कुछ मुझे दिया। बहुत, और देखा जाए तो फिल्मों मुंबई ने मुझे वो कहते हैं जो मुझे एक प्रतिष्ठा और जो मुझे जो भी मिला मुंबई से मिला, तो मुंबई मेरे लिए कर्म भूमि तब से हो गया। पंडित जी बताई न बियाह कब हुई में आपको पहला ब्रेक मिला, क्या सिर्फ ये किस्मत थी या राजेश गुप्ता जी की आपको लेकर कोई मजबूरी? ये किसी की प्लानिंग नहीं थी, किसी की भी प्लानिंग नहीं थी कि एक लड़की को गंवाना है, उसको हम ब्रेक दे रहे हैं, कोई भी प्लानिंग नहीं थी। ये शूटिंग के लिए सभी हमारे मोहन जी प्रसाद अंकल जो इस दुनिया में नहीं हैं, उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। जी बहुत सारी फिल्में उनकी हिंदी में, घर परिवार, घर द्वार, बड़े घर की बेटी, ऐसे बहुत सारे हिंदी फिल्में, फैमिली फिल्में वो बनाते थे। तो उनकी पहली फिल्म थी भोजपुरी पंडित जी बताए न बियाह कब हुई। तो वो सभी स्टूडियो में बैठे हुए थे और सभी चिंतित थे कि भाई सिंगर है नहीं, गाना तैयार है शूटिंग के लिए, अभी हम लोग अब निकलने वाले हैं, क्या होगा? तो राजेश गुप्ता जी इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे, पंडित जी बताए न बियाह कब हुई, और उनके साथ आनंद मोहन पांडे जी, जिन्होंने मुझे टी सीरीज से बात करी थी कि एक नई लड़की है जो मेरे साथ डुएट गाएगी। तो मैं मोहन टी सीरीज में थी। तो सभी ने कहा कि भैया चिंता मत करिए, सभी उदास स्टूडियो में बैठे हुए थे। दुर्गा दा का स्टूडियो मुंबई में, याद है मुझे, वो स्टूडियो था ट्यून और ट्रायो। तो मैं वहाँ पे, मुझे बुलाया गया कि भाई आ जाओ, मुझे गेस्ट हाउस में मैं थी और वहाँ मुझे फ़ोन आया कि आ जाओ जल्दी से, एक गाना गाना है। तो मैं गई, रात में, तो मुझे लगता है 10:30, मुंबई तो रात ही दिन है। बिल्कुल। तो मैं वहाँ पे थी और मुझे बुलाया गया, मैं ऑटो से गई और वहाँ पे सभी देखा बैठे हुए थे और मुझे कहा गया कि भाई ये गीत है, तुम गा दो। तो मैंने बहुत, जो लगन मुझ में आज भी है उसमें भी लगन था। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि डमी क्या होता है, किसी के लिए गाना क्या होता है, तो मैंने गा दिया। और ये भी मेरे लिए एक मतलब खुशी की बात रही कि मुझे डीटी, मतलब एक बार गाया और उसी गीत को फिर दोबारा मुझे गाना है तो डीटी वॉइस होता है, और मैंने फटाफट गा दिया। 20 मिनट में गाना मैं गा गई। तो जो भी जितने भी वहाँ पे बैठे हुए थे हमारे मोहन जी प्रसाद अंकल, वो सभी उठ के बैठ गए, बोले नहीं, मुझे जो मैंने दिमाग में जो सिंगर के लिए गाना बनवाया था राजेश जी, उस सिंगर को आप भूल जाओ। और ये गाना मोहन जी प्रसाद अंकल जी ने वहीं स्टूडियो से ही फाइनल किया था। वो मुझे बाद में पता चला। वो इतना ही बोले कि भाई ये तो बहुत अच्छा गाई, कितने सालों से ये गा रही है। तो राजेश गुप्ता जी भी उस दिन स्टूडियो में पहली बार वो मुझे गवाए और वो खुद मतलब सरप्राइज हो गए कि सिंगर जल्दी गाती नहीं है, और मैंने वो गीत गाया। तो समझिए कि राजेश गुप्ता जी के मतलब म्यूजिक डायरेक्शन में मेरा नाम जुड़ गया। इंडस्ट्री में आउटसाइडर होने का क्या कभी आपको दर्द महसूस हुआ, या हमेशा इंडस्ट्री में आउटसाइडर की बात होती है, तो आउटसाइडर के लिए कितना मुश्किल होता है इंडस्ट्री?
क्या आउटसाइडर? आउटसाइडर जो इंडस्ट्री में नए जाते हैं या हाँ, जो हाँ, बाहर हाँ। से आते हैं, उनके लिए कितना मुश्किल होता है किसी भी इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना। बिल्कुल मुश्किल होती है, लेकिन कहीं न कहीं मेरे में वो कॉन्फिडेंस था और बिल्कुल डरती नहीं थी, संगीत के प्रति समर्पित थी, हमेशा लगनशील रही मैं, तो कहीं न कहीं मेरे लिए यही काम आया। और बिल्कुल वो नए मुंबई ऐसे शहर में जो बहुत सारे सिंगर्स आती थी, गाती थी, और वहाँ पर मुझे अगर गाने को मिलता था तो कहीं न कहीं बस मुझे कोई डर भय नहीं लगता था, बस ये लगता था कि गाना समझा दिया जाता था, ये गाना है, ये सिचुएशन है बाबू, फ़ील से गा दो, तो मैं बस उसी पे फ़ोकस रखती थी और वही मेरे लिए काम आया। हमने इंटरनेट पे आपकी एक तस्वीर स्वर्गीय लता जी, मंगेशकर जी, जी जी। के साथ भी देखी। बिल्कुल, क्या ये उस खास पल के बारे में, कैसा वो इंसिडेंट था जब पहली बार मिली, हाँ जी। विस्तार से थोड़ा बताएंगे हमारे बिल्कुल बताना चाहूँगी मैं, वो पल मैंने अपने अंदर जो है ना एकदम ऐसे सँजो के रखा है कि लगता है कि वो पल मेरे साथ कल ही हुआ है। एक फ़िल्म आई थी, फ़िल्म का नाम था उमरिया कैली तोहरे नाम, जिसके म्यूज़िक डायरेक्टर थे हमारे जो राम लक्ष्मण थे, जोड़ी थी उनकी। तो लक्ष्मण अंकल, जो वो भी इस दुनिया में नहीं है, जिनकी फ़िल्म है हम आपके हैं कौन, मैंने प्यार किया, ऐसे सुपरहिट फ़िल्में हैं उनके म्यूज़िक डायरेक्शन में। और उन्होंने पहली फ़िल्म उमरिया कैली तोरे नाम में म्यूज़िक दिया था। तो हमारे एक दुबे अंकल थे, यूपी के थे, नाम तो मुझे नहीं पता, सभी दुबे जी कहते थे, तो मैं दुबे अंकल उनको बोलती थी। तो उस फ़िल्म में लता दीदी को गाना था और उनका म्यूज़िक था लक्ष्मण अंकल जी का, और मेरे भी उस फ़िल्म में गाने थे। मैंने उसमें 2 या 3 गाने मैंने उसमें गाया है। तो उसी दौरान लता दीदी को आना था और मैं स्टूडियो में बैठी थी, कहा गया था कि तुम्हारा भी गाना है इसमें। तो लता दीदी जब आईं और मैं बाहर बैठी हुई थी, मुझे नहीं पता था आज लता दीदी आने वाली हैं। मुझे ऐसे बैठा दिया गया, बाहर में बैठो और तुम्हारा गाना आएगा तो तुम गाओगी। ठीक है। पता चला अचानक कि लता दीदी वो गाड़ी से उतरी और मैं अचानक देखी तो मैं एकदम शॉक्ड हो गई। और लता दीदी, उनके साथ उनकी बहन उषा मंगेशकर दीदी वो थी, साथ में उनके जो मैनेजर हैं, वो वाइट गाड़ी से उतरी। वो स्वरलता स्टूडियो चारबंगला में है, था, अब तो नहीं है। और मैं जब देखी तो मैं बाहर ही बैठी रही और वो अंदर गई, अपना वो गाना वाना समझने लगी। और उसमें एक वर्ड था जो उनको समझ में नहीं आ रहा था, और ये जो गीत लिखे थे उस फिल्म में विनय बिहारी जी, उनका ही गीत लिखा हुआ था और वो संजोग उस समय नहीं थे किसी कारणवश। तो वो दुबे अंकल जी को कहा गया, म्यूजिक डायरेक्टर जी से उन्होंने बात करी कि ये शब्द मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो वहाँ तो किसी को पता नहीं था। बोले एक लड़की बाहर बैठी है, उनको मैं बुलवाता हूँ। तो मुझे बुलवाया गया और मैं गई उनके पास, और वो ऐसे स्टूडियो सिंगर बूथ में मशीन रूम में बैठी हुई थी। मैं गई ऐसे ही जैसे आपकी कुर्सी लगी है, और वहाँ पे मुझे कुर्सी लगा के मुझे बैठाया गया, और लता दीदी खुद से वो गाना लिख रही थी। और वो पल मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मतलब याद है, एक अद्भुत पल है मेरे लिए। और लता दीदी ने कहा कि ये शब्द है, इसका मतलब क्या है? तो मैंने बोला दीदी ये शब्द, एकदम डरते डरते मैंने बोला कि ये शब्द का मतलब ये है। तो दीदी मन ही मन बोली, सोच ही रही थी कि ये शब्द का मतलब वही होगा, और उन्होंने बोला गया कि हाँ मुझे भी लगा कि ये शब्द का मतलब यही है। तो उन्होंने वो कट करके जो मैंने मीनिंग कहा था वो समझी, और उस पल को मैंने अपने सीने में रखा। मैंने उनका पाँव छुआ, आशीर्वाद लिया, और उसके बाद मैं फिर इधर चली आई पीछे, और वो सिंगर बूथ में गई। तो मैं बैठ के उनको गाते हुए सामने से देखा, और जब वो गा रही थी तो मुझे लग रहा था कि मैं सपना देख रही हूँ। दीदी ने पूरा गाना गाया, और ऐसा नहीं कि जैसे तैसे गा के, होता है ना, बहुत सारे कलाकार को मैंने देखा है जिनको कुछ नहीं आता है, आना तो बहुत दूर की बात है, वो लोग शॉर्टकट लेते हैं, अरे हो गया ना, अरे ऑटो ट्यून डाल दो ना। लता दीदी उस एज में भी वो खड़ी होके गा रही थी। बार बार उषा दीदी रिटेक कर रही थी, नहीं दीदी, वो मराठी में बोल रही थी कि नहीं एक बार और लो, थोड़ा सा ऐसे लो, थोड़ा सा वैसे लो, और वो बाकायदा उन्होंने अच्छे से गाया। और मैं वो पल मैंने देखा, और वो कहीं न कहीं वो कैमरा वाले सब थे, जब फ़ोटो खींचा मुझे भी नहीं पता था, और मैं सिर्फ बगल में से खड़ी थी, सभी उनको गुलदस्ता दे रहे थे। तो फिर मैंने उसमें मेरे 3 गाने हैं उमरिया कैली तोहरे नाम में,
और उसमें है बिल्कुल, ज़्यादा तो याद नहीं है, लेकिन 2 लाइन मैं गाऊंगी। जो हीरो चूड़ी बेचने के लिए लड़की का रूप धारण करके वो गांव-गांव घूमता है, तो वही है, मनिहारी ओ मनिहारी आ गईली तोहरे दुआरी, ये है। आपको भोजपुरी क्यों कहा जाता है? एक शास्त्रीय संगीत की समझ रखने वाली कलाकार के लिए ये सम्मान है, या एक टैग, ऐसा टैग है जो आपको चुभता है? नहीं नहीं, ये उसमें कोई टैग की कोई बात ही नहीं है। मैं भागलपुर से हूँ, अंगिका क्षेत्र से हूँ, और अगर मैं भोजपुरी में मुझे ब्रेक मिला, जो डमी फाइनल होता चला गया, उसके बाद जो जितने सारे मेरे गाने सुपर हिट होते चले गए, हर मूड के गाने, विवाह के जितने सारे विवाह के आप गीत सुनेंगे, हर जो विधि विधान होता है, जो विदाई से लेकर हल्दी, जो भी चुमावन, जितने भी आप फिल्मों के गाने हमेशा ट्रेंड करते हैं, तो ये सारा जो है ना मुझे चुभा नहीं, मेरे लिए एक वरदान साबित हुआ कि मुझे तो पहले भोजपुरी आती नहीं थी, थोड़ी बहुत समझती थी। फिल्मों के माध्यम से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, वो वर्ड मुझे समझने को मिला, इसका मतलब क्या होता है, वो बोलने में कि जो होना चाहिए तो पहले वो नहीं हो पाता था, वो मुझे कहीं ना कहीं सीखने को मिला। और धीरे धीरे कब मैं दर्शकों के दिल में समा गई, सभी दर्शकों ने मुझे अपनी आवाज़ को इतना, उन लोगों ने सराहा, सभी श्रोतागणों ने, कि मुझे लगा कि मैं भोजपुरी के लिए बनी हूँ, और भोजपुरी में मुझे बहुत प्यार सम्मान मिलता चला गया, मेरे लिए वरदान साबित हुआ। कोई आपका अपना फेवरेट आइटम सॉन्ग जो आप 2 लाइन गुनगुनाना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हर तरह के गाने हैं, कोई आइटम सिर्फ ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मैंने आइटम गाया, जितने सारे गाने सभी दर्शकों ने पसंद किया। तो ऐसा बहुत कम कलाकारों के साथ होता है, जो मेरे साथ हुआ कि हर मूड के गाने सभी श्रोतागणों ने पसंद किया। तो आपने आइटम की बात करी, तो आइटम पहला मैंने गाया जो बहुत ज़्यादा आज भी वो गाना सभी के जहन में एकदम तरोताज़ा है, और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को ज़्यादा पसंद है। तो आइए सुनाती हूँ मैं, लहरिया लुटाई राजा। ऐ रे 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 लुटाया राजा, लुटाया राजा, मुहावा पर डाली के चदरिया लहरिया लुटाए राजा। आपके ऊपर कुछ इल्ज़ाम है, जैसे कि लोग, बहुत सारे लोग ऐसे कहते मिलते हैं कि आपने भोजपुरी इंडस्ट्री में वल्गरिटी को बढ़ावा दिया। आप कहती हैं कि आप लता जी की भक्त हैं, लेकिन आपके कई गाने में कुछ ऐसे शब्द हैं जो परिवार के साथ सुनने लायक नहीं। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल कहना चाहूँगी मैं, ये जो र्यूमर मेरे पे लगाया गया है, ये हमारे श्रोतागणों का नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी सोच अगर वल्गर हो तो उनको अच्छी चीज़ भी बुरी लगती है। अब जहाँ तक संगीत की बात है, तो संगीत कभी वल्गर हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। संगीत संगीत है। और रही बात अगर उसमें वल्गरिटी की अगर बात मुझे ये सुनने को मिला है कुछ कलाकारों या कुछ लोगों के मेंटालिटी की वजह से। अब ये बताइए कि संगीत तो अपनी जगह संगीत है, उसको तो संगीत संगीत है, और उसमें जैसे कि कोई शब्द की बात अगर देखा जाए, अभी मैंने लहरिया सुनाया, ये गीत अपने आप में एक पारंपरिक गीत है, ये पारंपरिक है। और जहाँ तक इस गीत को लेकर के बहुत सारे कुछ ऐसे लोगों की मेंटालिटी है कि गाना वल्गर है, हिंदू सुनाइए, लहरिया गाया, गाना खराब है। अब ये बताइए कि हिंदी में बहुत सारे गाने हम लोग सुनते आ रहे हैं, चोली के पीछे क्या है, चुंदरी के नीचे क्या है। ये जो बच्चा होशियार हो जाता है ना, टीनेजर जब होता है, उसको भी पता है ये गाने की मीनिंग क्या है। क्या ये गाना भजन है? बिल्कुल, ये संगीत है। लोग उसको एंजॉय करते हैं, जान रहे हैं सभी कि इस गीत का मीनिंग क्या है। अब हम आते हैं भोजपुरी की ओर। भोजपुरी में हमारी बिहार की स्वर कोकिला पद्मश्री हमारी शारदा सिन्हा दीदी, जिनको मैं आदर्श मानती हूँ, उनसे ही मैंने भोजपुरी गाना सीखा, और आज भी सीखती हूँ मंच के दौरान से, जब मैं प्लेबैक सिंगर नहीं थी। तो उनके बहुत सारे गाने हिट हुए, पनिया के जहाज से जो मैं गाती हूँ, उसमें उसी एल्बम में एक और गाना है, कोयल बिन बगिया शोभे न राजा। शायद हमारे कुछ दर्शकों को
कुछ हमारे लोगों को जो वल्गर का नाम देते हैं, मैं उनको कहना चाहूँगी कि वो भी गाने को ज़रूर सुने और बहुत बारीकी से सुने। तो उसमें है कि कोयल बिन बगिया ना शोभे राजा, ओके, देवर बिन बिन अंगना ना शोभे राजा, बहुत अच्छा, सैयारे बिन से जिया ना शोभे राजा, क्या ये वर्ड वल्गर नहीं है? अगर हम सोच लें, बिल्कुल उनके लिए वल्गर हो सकता है ना, जो जिनकी मेंटालिटी वैसी है। वो गाना मैं गाती हूँ तो क्या फिर तो शारदा मतलब सिन्हा दीदी आपका भी, कहना ये है कि साफ साफ कुछ ऐसे लोग हाँ, हैं जो कुछ आपके लोग ऊपर ऐसे हैं आपका नाम जो खराब मेरे पे करने आरोप लगा रहे हैं इस तरह का। और अभी मैं जहां जहां भी जाती हूँ, जब ये गाना हिट हुआ तो समझिए कि जो जेंट्स है वो तो सुन ही रहे हैं, लेकिन कई गुना बढ़ के हमारी महिलाएं गाना सुन रही हैं। और वो महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं, जो बड़े पोस्ट पर हैं, वो ऐसा नहीं कि कोई गांव घर की है, वो सारी महिलाएं मेरे गाने को सुनती हैं, इंजॉय करती हैं, फरमाइश करती हैं कि इंदु जी आप ये गाना ज़रूर सुनाइए। वो लोग डांस करती हैं। तो कुछ लोग हैं जो मेरे पे इस तरह का ब्लेम लगा के मुझे मतलब बदनाम करना चाहते हैं। ये उनकी मेंटालिटी खराब है, संगीत खराब कभी नहीं है। आपके हालिया बयान में आपने कहा है कि भोजपुरी कलाकार जानबूझकर कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं ताकि उनके गाने बजे मार्केट में या मार्केट में वो बने रहे। क्या आपने ऐसा कभी किया खुद? नहीं, ये सारे सभी हमारे दर्शकों को पता है मेरे बारे में। ये मैं अपने मुंह से कहना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी अगर आपने क्वेश्चन पूछा है तो बिल्कुल जवाब दूंगी। आज तक ऐसा कभी भी इंदु सोनाली ने नहीं किया पब्लिकली, मंच के दौरान हो, क्योंकि मैं तो हमेशा दर्शकों के बीच रहती हूँ, तो मैं मंच के दौरान ही रहती हूँ, ऐसे तो पब्लिश कभी मैं होती नहीं। तो आज तक मेरे जितने भी फैंस हैं उनको कभी ये इंदु सोनाली की ओर से नहीं देखने को मिला होगा कि कोई कंट्रोवर्सी बोल रही है मंच पर, या कुछ अभद्र शब्द बोल रही है कि मेरे गाने ये आ रहे हैं के पीछे ये सब कंट्रोवर्सी में फैलाऊं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और ये मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं, जो श्रोतागण हैं, काफ़ी सुरीले हैं और बहुत ही ज़्यादा मुझे सम्मान देते हैं। आजकल हम देखते हैं कि लगभग सभी कलाकार अपने काम, जो भी वो काम करते हैं उसके लिए पीआर करते हैं, लेकिन आपके बारे में ऐसा कम दिखता है, या बहुत सारे लोग शायद आप जानते नहीं है, क्योंकि आज के पीआर के दौर में जहाँ पे सिर्फ सोशल मीडिया पे पीआर का दबदबा है, तो क्या आप अपने काम को ही ज़्यादा पसंद करती हैं या पहचान बनाना चाहती हैं कि मेरे काम से ही लोग मुझे जाने, मुझे पीआर की जरूरत नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, सबके अपने अपने दर्शक हैं, और जो आप जिनको जो दिखा चुके हैं दर्शक आपको उसी कैटेगरी में देखेंगे। मुझे मेरे जो दर्शक हैं मुझे उस कैटेगरी में देखते हैं कि इंदु सोनाली मतलब उनके गाने सुपर हिट, जिनको कि सबको इंतज़ार रहता है। आज भी अगर मैं एल्बम गा रही हूँ, अभी मैं लेटेस्ट मैंने गाया है मैं शर्मा गई रे, तो एक गीत मैंने गाया और बहुत ही ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा है। मैंने कोई तरह की ना प्रमोशन हुआ, ना मैंने कभी इसके बारे में कभी बोला। मैम 2 लाइनें नए गाने का आप हाँ बिल्कुल, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे जो दर्शक हैं वो सिर्फ मेरी आवाज़, मेरे गाने को लेकर के इंतज़ार रहता है। तो अभी मैं बिल्कुल लेटेस्ट कहना चाहूँगी कि फिल्म के गाने तो सभी मुझे प्यार दे ही रहे हैं। अभी एल्बम मैंने गाया, जो इसके पहले मैंने गाया था सिया सुकुमारी, जो एल्बम था वो भी मैंने गाया था गोपी भक्ति चैनल से। उस गीत को भी बहुत पसंद किया गया, मैथिली पारंपरिक गीत है। लेकिन उसके पहले मैं सुना देना चाहती हूँ, आपने अभी कहा कि शर्मा गई रे, तो बिल्कुल सुनाना चाहूँगी मैं। अखियाँ लड़ी थी, बात भी बढ़ी थी, घड़ी मिलन की जब आ गई रे, पल्लू जरा सा सरकाया, मैं तो शर्मा गई रे। तो काफ़ी अभी ये ट्रेंडिंग में है ये गीत। क्या इंडस्ट्री में जो मौजूद लॉबिंग है या फिर गुटबाजी है, जिसके वजह से फीमेल सिंगर का कैरियर सिर्फ मेल सुपरस्टार की मर्जी के ऊपर निर्भर हो गया है? हाँ, ये मैं फिल्म के माध्यम से कहना चाहूँगी, क्योंकि एल्बम तो मैं पहले भी गाती थी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर मुझे पहचान मिली है फिल्मों से। तो अगर फिल्म इंडस्ट्रीज़ की बात अगर हो तो अभी मेरे लिए ऐसा कोई ये नहीं रहा कि हाँ
मेल सिंगर के ऊपर मैं डिपेंड रही, मेल सिंगर मुझे गाना गवाएंगे तो हिंदू सोनाली के गीत मार्केट में आएंगे फिल्मों के माध्यम से। दूर दूर तक हिंदू सोनाली के लिए ये नहीं है। अगर मुझे हर गाने, हर मूड के गाने, हर टोनल के गाने अगर मैंने गाया तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर श्रेय जाता है तो हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स को, और उस फिल्म से जितने भी रिलेटेड हमारे प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, सबका ये योगदान होता है मुझे फिल्मों के गाने के लिए। मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। हमने यह भी देखा है कि आपने कई दिग्गज गायकों के साथ काम किया है, जैसे कि उदित नारायण जी। क्या आप हमें बता सकती हैं कि कौन कौन से वो लोग हैं जिनके साथ आपने मैम काम किया है? हाँ बिल्कुल। सबसे पहले तो पहली बार अगर मैंने फिल्म के माध्यम से अगर मैंने गाया तो ये भी मेरे लिए वरदान से कम नहीं। उदित नारायण जी के साथ मैंने गाया। फिल्म का नाम था निरहुआ रिक्शा वाला। ऐसे ऐसे कई सारे लेजेंडरी के साथ मैंने गाया। उदित जी से मेरी शुरुआत हुई, उसके बाद सुरेश वाडेकर जी, विनोद राठौर जी, मोहम्मद अजीज साहब जो इस दुनिया में नहीं हैं, उनके साथ, और जावेद अली उनके साथ, कैलाश खेर जी उसी फिल्म में गाए जिस फिल्म में मैंने गाया। तो उस समय बहुत सारे सिंगर्स के साथ मैंने गाया। हमने आपका स्टेज परफॉर्मेंस भी देखा। जब आपको लाइव सुनते हैं हाँ जी। तो ऐसा लगता है कि जैसे कि आप स्टूडियो में रिकॉर्डिंग किया हुआ गाना है, लेकिन बहुत सारे हमने स्टेज परफॉर्मेंस देखा जहाँ पे जो सिंगर आते हैं वो गाना भी पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसके आपने भी ऐसा देखा होगा, तो आपकी क्या तैयारी रहती है जो आप इतना अच्छा डिलीवर कर पाते हैं ऑडियंस तक? ये कुछ नहीं है, सब भी दर्शकों का प्यार होता है, श्रोतागणों का जो मेरे प्रति जो भरोसा है, जो इंतज़ार रहता है कहीं न कहीं मेरी आवाज़, और जो नेचुरल जो मैं गाती हूँ, तो कहीं न कहीं नेचुरल ही दर्शकों के दिल में वो जगह बन पाती है जो मैंने कोशिश की है, और आज भी वो कोशिश जारी है। मेरे लिए बस वही है कि मैं अपनी अगर गाने के प्रति जो समर्पण होता है, जो भरोसा, जो टैलेंट होता है, जो लगन होता है, वो मेरे लिए मायने रखता है, जो मैं हमेशा करती हूँ। थोड़ा मैम इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आप एक प्रतिष्ठित सिंगर हैं, तो आपसे जानना और ज़्यादा जरूरी रहेगा, और दर्शकों तक ये बात जाएगी तो उनके लिए भी एक अच्छा मैसेज होगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो नए लड़कियां आना चाहती हैं या उनको अपना कैरियर बनाना है, तो बहुत बार बातें निकल के आती हैं कि जो नए महिला सिंगर आ रही हैं, जो फीमेल आ रही हैं, उनको सही वो रास्ता नहीं पता है, वो एक रोड मैप नहीं पता है जिसके सहारे वो अपना सही तरीके से इंडस्ट्री में आ पाएँ, अपनी नाम बना पाएँ, अपनी पहचान बना पाएँ। तो किस तरीके से उनको आना चाहिए, जो नए लड़कियां हैं, जो नए फीमेल सिंगर बनना चाहती हैं, जिनकी आवाज़ में वो सुरीलापन है, वो कैसे आएँ इंडस्ट्री में? जिसमें टैलेंट है, खुद को लगता है अगर मैं 2 लाइन गुनगुनाऊं, किसी के सामने गुनगुनाऊं, वो नेचुरल गुनगुनाना ही सामने वाले के ऊपर इफ़ेक्ट करता है कि इसमें वो टैलेंट है या नहीं है। अभी क्या है ना, अभी तो मैं देखने को मिलता है मुझे, अभी एल्बम के बहुत सारे गाने मैं सुन रही हूँ जो नई लड़कियाँ जो गा रही हैं। सबसे पहले तो उसको सुर नहीं पता है कि मैं गा कैसे रही हूँ, सुर में है या नहीं है। पहला, जब स्टूडियो में सीधा उसको स्टूडियो में घुसा दिया जाता है और वहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं उसको चने के झाड़ पे बिठाने के लिए, हाँ तुम क्या गा रही हो, वो कभी भी मुझे नहीं लगता कि वो पहले तो मंच वो लोग को पता नहीं होता है कि मंच पे गाना कैसे है। मेरी शुरुआत मेरे मन से हुई, और वहाँ पे और जो मेरी रियलिटी पब्लिक के बीच गई, वही मुझे आगे लेके फिल्म तक गई, वही जो मेरे में लगन, वो टैलेंट। तो कहीं ना कहीं अभी के सिंगरों में वो नहीं है। अगर सिंगर स्टूडियो में गई और उसको ऑटो ट्यून एक मशीन होता है जो कौं 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 आवाज़ होता है, जो अगर मैं बेसुरा भी गा रही हूँ तो मुझे नहीं पता मैं बेसुरा गा रही हूँ, मुझे पता होता है क्योंकि मैं सुर में गाती हूँ नहीं गाती हूँ, मैं खुद सुनती हूँ। और अभी के जो सिंगर हैं, जो एल्बम से जिसकी शुरुआत होती है, फिल्म तो बहुत दूर की बात है, एल्बम की बात मैं बता रही हूँ, तो वो जब गाती है या गाता है, छोटे छोटे बच्चे मैं देखती हूँ स्टूडियो में भी बिहार में देखने को मिलता है, तो उसको नहीं पता सुर क्या होता है, सुरीला कैसे बनता है। वो एक मशीन के द्वारा उसको गवाया जाता है, और कहीं न कहीं वो गाना अगर पब्लिकली अगर कुछ लोग पसंद कर भी लेते हैं तो वो लगता है कि बस अब मैं सिंगर बन गई या बन गया, और उसके बाद जब वो मंच पर जाते हैं तो डिफरेंस पता चलता है। तो कहीं न कहीं ये जो टैलेंट है ना, अभी वो क्या बोलते हैं उसको, आर्टिफिशियल है। तो वो आर्टिफिशियल अगर जब तक आप बने रहोगे, आपको खुद नहीं पता कि मैं क्या गा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ,
वो लॉन्ग टाइम तक नहीं हो पाता क्योंकि चाहे वो एल्बम के गाने हो फिल्म के गाने हो, आप में अगर टैलेंट है, जो रियलिटी है, वही आपको बहुत लंबे समय क्या, जब तक आपकी आवाज़ है, जब तक आप गा सकते हो, आप अपने आप को सिंगर मान सकते हो और उसको आप कंट्रोल मतलब इस्टेब्लिश कर सकते हो, मान सकते हो कि मैं सिंगर हूँ। आपने मैम इंडस्ट्री को जीरो से, बिल्कुल शुरुआत से बहुत ऊपर जाते देखा, बिल्कुल और देखा ऊपर है से नीचे आते भी देखा। जो आज भोजपुरी इंडस्ट्री की हालत है वो किसी से छिपी नहीं है। सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री को लोग मतलब उनसे बहुत दूर हो चुके हैं, बहुत दूरियां बना चुके हैं। जो भोजपुरी बोलने वाले हैं वो भी दूरियां बना चुके हैं, जिनकी वो मातृभाषा है। तो इसके पीछे कहाँ वो ऐसा गैप बन गया जिसकी वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री से लोग इतने दूर हो गए और आज भोजपुरी इंडस्ट्री गर्त में चला गया? बिल्कुल, इसमें क्या है कि जो अभी जैसे अभी मुझे कई जगह सुनने को मिला है कि कुछ जो फिल्म स्टार हैं, सुपर स्टार हैं, जिनके कंधे पे भोजपुरी का जिम्मेदारी, फिल्म इंडस्ट्री की जिम्मेदारी वो निभा रहे थे, वही 2-3 दिख रहे थे। कारण क्या है कि कहीं न कहीं आप में अगर लोभ है, और लोभ होता है पैसे से, आपको एक मुकाम मिल गया, उस मुकाम पे कायम रहना, बहुत कुछ को कंट्रोल करना पड़ता है, संतुष्टि रखनी पड़ती है। तो कहीं न कहीं आप दिख गए। आप सोचिए कि अगर मैं अगर बहुत बड़ी फिल्म स्टार बन गई, हीरोइन बन गई, और मैं वही 2 कौड़ी के यूट्यूब पर अगर मैं 2 कौड़ी के म्यूज़िक, जिसको म्यूज़िक का सेंस नहीं है, उसके साथ मैंने एकदम लगातार मैं पर्दे से सीधे मैं यूट्यूब पर आ गई, और मुझे यूट्यूब पर इतना ईजिली लोग देख रहे हैं, 1 गाना 2 गाना देख रहे हैं, और महीने में 10, 15, 20, 25 कंपटीशन चल रहा है। तुम 10 निकाले, वो कौन? जो 2 स्टार हैं, जिसको हम लोग सुपर स्टार बोलते हैं। बिल्कुल, हमारे दर्शक उनको सुपर स्टार बनाती हैं। और कहीं न कहीं आप बहुत इजीली यूट्यूब पर दिख रहे हैं कि आप एक गाने पे नाच रहे हैं। तो जब आपको इतना इजीली में देख लिया, और पैसे एक एल्बम के तो इतना लाख रुपये मिल रहा है, तो फिर वो क्यों फिल्म करेगा? वो पैसे की लालच है। मेहनत भी कम है, एक गाना पे जाओ, स्टेप सीख लो, और वहाँ पे कुछ स्टेप को कैंची से भी कट कर दो, उनके बस की बात तो है नहीं। तो कहीं न कहीं लोभ, पैसा, कंपटीशन की वजह से वो बड़े पर्दे, वो जो लेवल आपने जो पाया है, वो कहीं न कहीं ख़त्म, वो छोड़ के लगे आप एल्बम के कंपटीशन करने के लिए कि तुमने 15 बनाया, चलो मैं 20 बनाता हूँ। तो ये जो कंपटीशन एल्बम के माध्यम से होने लगा, यूट्यूब पे इजीली आप दिखने लगे, कुछ भी कंट्रोवर्सी में आप अपने आप को मुकाम छोड़कर और आप शब्द कुछ भी आप फैला रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, तो दर्शक अगर उठाती है तो गिराती भी है। लेकिन खेसारी लाल यादव या पवन सिंह आए दिन कहते रहते हैं कि हम लोग लगातार 24-24 घंटे, 18-18 घंटे, 16-16 घंटे काम कर रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री को ऊपर ले जाने के। बोलने में क्या जाता है? बोलने में तो जो माहिर हैं उनसे कोई जीत नहीं पाएगा, लेकिन सबसे बड़ी गवाह मैं हूँ कि भोजपुरी फिल्में कितने बन रही हैं। अभी मैं जहाँ भी भ्रमण कर रही हूँ, बिहार, यूपी, जो सिनेमा हॉल में भोजपुरी फिल्मों की लाइन लगी रहती थी, हिंदी फिल्म में लोग देखने नहीं जाते थे, आज सारे सिनेमा हॉल बंद क्यों है भाई? चाहे वो सीतामढ़ी के हों, बक्सर के हों, या अदर कहीं भी, आरा हो, भागलपुर हो। भागलपुर में इतने सारे सिनेमा हॉल थे जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, हर जगह भोजपुरी फिल्मों के गाने, भोजपुरी फिल्म लगती थी। आज सारे सिनेमा हॉल बंद है, तो कहाँ मेहनत है? वो क्या मेहनत कर रहे हैं, रात भर आप क्या कर रहे हैं मेहनत, ये तो खैर वही जाने, बोलने वाले जाने। जो भी अगर बोल रहे हैं, जो भी अपने आप को स्टार, मैं खुद नहीं बोलूँगी मैं सुपर स्टार हूँ, पब्लिक बनाती है। और उस विश्वास को, उस भरोसा को, और जिससे आप जाने जाते हैं, उसको अगर आप कायम नहीं कर पाए और आप चले दूसरे ट्रैक पे, ये है उनकी मेहनत, 24 घंटे मेहनत करना। और देखा जाए तो जब फिल्मों का दौर ख़त्म होने लगा, गर्दिश में चला गया, और लास्ट जो मेरे फिल्मों के जो मैंने गीत गाया है, अभी आप देखिए कोई भी फिल्म के गीत हिट नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे हैं? कोई कहते हैं, बहुत सारे कलाकार बोलते थे, माइक पर बोलते थे, मैं तो पिलर हूँ, मैं भगवान हूँ, भोजपुरी का भगवान हूँ। तो कहाँ भगवान वाला आप कर क्या रहे हो? लोग आपको, कुछ दर्शक आपको थूक रहे हैं आपके नाम पर, क्यों? तो कहीं न कहीं कंट्रोवर्सी फैला लेने से या अपने मुंह से बड़बोली कर लेने से आप स्टार नहीं हैं। आपने इंडस्ट्री को ऊपर चढ़ते हुए, तो मैं आपसे वही सवाल करना चाहूँगा कि क्या फिर से भोजपुरी इंडस्ट्री रिक्रिएट हो सकता है? क्या फिर से भोजपुरी इंडस्ट्री का वो दौर वापस आ सकता है? आ सकता है। इसलिए आ सकता है
कि जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज में म्यूजिक डायरेक्टर हैं जो फिल्म के नाम से जाने जाते हैं, उन लोग में वही टैलेंट है, उन लोगों में वही म्यूजिक करने की सेंस है, सब कुछ है। और रही बात बहुत ऐसे इंडस्ट्रीज में इन 2 के 3 के अलावे भी जो सिंगर स्टार फिल्म हीरो बने हैं से हटके अगर देखा जाए तो मैंने जो देखा है कि बहुत ऐसे हीरो हैं जिसमें वो एक्टिंग में दम है, वो एक्शन में दम है और देखने में भी बहुत ही हैंडसम है, कहीं कोई कमी नहीं है। अगर फिर से अगर कमबैक अगर भोजपुरी हो सकती है, अगर अच्छे डायरेक्टर प्रोड्यूसर इस बात को समझ ले कि जो पीछे हैं, जो टैलेंट भरा पड़ा है, उसको अगर आप वापस आप ब्रेक दीजिए, उस लेवल पे आप फिल्म बनाइए, स्टोरी अच्छी बनाइए। आप जैसा बोले वो हीरो करके दिखाए, जो करते हैं करके दिखाएं, क्योंकि वो लोग अपने मेहनत, अपने काम, अपने लगन से जाने जाते हैं, जो मैंने देखा है। और ये कंट्रोवर्सी फैला के अपने आप को सुपरस्टार फैलाना करना तो सब करते हैं, लेकिन अगर रियलिटी देखा जाए तो बहुत ऐसे कलाकार, यश मिश्रा मैं नाम लेना चाहूँगी, यश मिश्रा जो दिलदार सवरिया में मैंने उसके लिए पहली बार उस फिल्म के लिए गाया था। चिंटू है, चिंटू आर प्रदीप, जो चिंटू आर ऐसे उसका नाम है, चिंटू हम लोग जानते हैं उसको, वो है। बहुत सारे, गौरव झा है और एक और है मोनालिसा का हस्बैंड है, विक्रांत सिंह है। ऐसे ऐसे काफ़ी सारे हीरो हैं जो फिल्म के माध्यम से अपने आप को वो दिखाएं अपना टैलेंट। और मुझे लगता है कि अगर कमबैक अगर भोजपुरी हो तो इस लेवल पे हो। पहले तो जैसे पहले म्यूज़िक से ही फिल्में चली, म्यूज़िक से ही फिल्में चली, और आज भी सारे म्यूजिक डायरेक्टरों को अगर वो मौका दिया जाए कि उस लेवल का आप म्यूजिक बनाओ, उस लेवल के सिंगरों से गवाओ, तो भोजपुरी वापस हिट हो सकती है, वो लेवल पहुंच सकता है। मैम मेरा क्रॉस क्वेश्चन है कि डायरेक्टर इतना अपना पैसा गवा चुके हैं, या फिर जो एक माहौल क्रिएट किया जा चुका है कि सिर्फ हर जगह पे 2 ही लोग दिखते हैं, या उनके इर्द गिर्द 2-4 और भी गिने चुने लोग दिखते हैं, जैसे मानो कि पूरा इंडस्ट्री उन्हीं लोगों के बीच में सिमट के रह गया। तो जो भी डायरेक्टर पैसा लगाने आ रहा है, या उसको उसके मन में अगर इच्छा भी जागृत हुई कि मुझे अच्छा काम करना, मुझे अच्छा, तो ना तो वो गाने लोग आज सुन रहे हैं, क्योंकि जो भी अच्छे गाने आ रहे हैं वो गाने बज नहीं रहे। गाने सिर्फ वही बज रहे हैं क्योंकि माहौल इस तरीके से, मुझे जहां तक लगता है कि एक ऐसा माहौल क्रिएट करके, तो इस बेड़िया को कैसे तोड़ पाएंगे? अगर कोई डायरेक्टर मान के चलिए आ भी गया, वो पैसा लगाना भी चाह रहा है कि अच्छे गाने बनाना या अच्छे फिल्में बनाना, तो वो कैसे लगाए? तो अभी क्या है ना, अभी एक सामने खड़ा हो गया है पैसे लगाने की चुनौती, पीआरओ कराने की जो है। बिल्कुल, जो अगर पीआर अगर हम करवा सकते हैं 10 लाख लगा के, तो जाहिर सी बात है कि हम अगर 15-20 लाख लगा के अगर हम पीआरओ करवाएं, तो कहीं ना कहीं अगर अच्छी चीज़ हो है तो दर्शक ज़रूर स्वीकार करेगी, और करती ही करती है मैम, क्योंकि दर्शकों का भी माइंडसेट चेंज हो गया, क्योंकि इतने समय से लगातार जो उनके दिमाग में इन चीज़ों को भरा गया है, तो उनका भी माइंडसेट सिर्फ पीआरओ की वजह से होता है, और कोई बात नहीं। हमारे दर्शक वैसे ही है जैसे थे, अगर ऐसे ना होते तो फिर इंदु सोनाली के आज जो मैं लेटेस्ट गा रही हूँ वो तो सुन ही रहे हैं, वो तो पसंद किए ही जा रहे हैं। लेकिन जो मैंने पीछे गाया था वो सारे गाने जिसमें वो लोग हीरो भी नहीं थे, वैसे वैसे गाने हमारे दर्शक सुन रहे हैं। तो दर्शक तो वैसे ही है, हम उस पर थोड़ा सा पीआरओ करके भरमा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ज़्यादा दिन का नहीं चलता है। थोड़ा आपके पर्सनल क्वेश्चन पे आएंगे। आपने शादी बहुत लेट से की, क्या संगीत से इतना प्यार हो गया था कि अपने पर्सनल लाइफ नहीं, लेट से नहीं करी मैंने, बहुत ज़्यादा लेट नहीं हूँ मैं। काम हाँ ये है कि अभी लड़की अब 22 साल की हो गई, 21 साल की हो गई, तो शादी के लिए उसको प्रेशर दिया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने कहा कि मुझे घर में एक कभी भी कोई चीज़ भी काम के लिए दबाव नहीं रहा, सपोर्ट रहा। और शादी क्या होता है, नसीब की बात है, लेकिन जब होनी होती है हो जाती है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा लेट नहीं थी, मुझे लगता है कि जब मैं इस्टेब्लिश्ड हो गई थी के बाद, मुझे लगता है कि जब मैं इस्टेब्लिश्ड हो गई तो 4 साल या 5 साल के बाद मेरी शादी हो गई थी, और ज़्यादा लेट नहीं हूँ मैं। एक बच्चे की माँ होने के बाद कैरियर और परवरिश के बीच में तालमेल बैठाना कितना मुश्किल होता है एक महिला के लिए? हाँ बिल्कुल मुश्किल होती है, लेकिन मेरे लिए कभी भी ऐसा कोई मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि शादी की बात कहते हैं ना कि पति अगर सही हो, ससुराल में अगर पति का मेन
किरदार होता है एक औरत के लिए। तो कहीं न कहीं ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, माता रानी का आशीर्वाद है, दर्शकों का प्यार है, जो मैंने लगन, जो मैंने अपनी मेहनत, जो मैंने दिखाया, वो कहीं न कहीं काम आया। शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने वो सारे प्रॉब्लम मेरे पास साथ तो हुआ नहीं, लेकिन सब कुछ मेरा एकदम लेवल रहा। मुझे पता ही नहीं चला कि शादी के बाद की लाइफ कैसे चेंज होती है, कुछ भी नहीं। वो सब मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया और आज भी वो सपोर्ट करते हैं और मुझे फील नहीं होने दिया कि हाँ तुम शादीशुदा हो गई हो, बच्चा है, तो कहीं भी कोई संगीत में कोई अड़चन नहीं। और ज़्यादा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। आपके मैम पति के नाम को लेके भी बहुत ज़्यादा र्यूमर है, कहीं पे कुछ दिखाई पड़ता है, कहीं पे कुछ दिखाई पड़ता है। इसको लेकर आप क्लियर करना चाहेंगे अगर? बिल्कुल, अरे बाप रे, मैं क्या बोलूँ। मुझे तो फ़ोन पे कुछ हमारे दर्शक, जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, जो हमारे श्रोतागण हैं, सभी ने मुझे वो स्क्रीनशॉट फेसबुक से कहीं गूगल से निकाल के वेबसाइट से मुझे भेजा गया कि ये देखिए आपका, क्योंकि जो मुझे जानते हैं उनको आश्चर्य हुआ कि इंदु सोनाली के हस्बैंड मुस्लिम कहाँ से, सैयद खान, जो दूर दूर तक इस इंसान के इस नाम से ना मेरा कोई वास्ता है, ना कोई मेरे लाइफ में, ना कोई मेरा दोस्त है, कुछ भी नहीं है। कुछ हमारे लोग ने मेरे को कहते हैं नहीं, जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपके पीछे दुश्मन खड़े होते हैं। और मुझे क्या पता दुश्मन ऐसे खड़े हो जाएंगे कि मेरा टाइटल ही चेंज कर दिया। मेरे हस्बैंड का नाम है रंजीत मिश्रा, मैं हिंदू हूँ और हिंदू से मेरी शादी हुई है, लेकिन कुछ लोगों ने इस तरह से वेबसाइट बनवा दिया है। कुछ लोगों का हाथ है मेरे पीछे, लेकिन मैंने बहुत सारे अपने टीम में जितने भी मेरे वर्क हैं, जो करते हैं, जो मेरा सोशल मीडिया हैंडल करते हैं, उन्होंने क्लेम किया है। बहुत सारे से वेबसाइट से हटवाया गया है कई जगह से कि आप हटवाइए, हटाइए, तो बहुत सारा क्लेम हुआ है, लेकिन कुछ अभी भी बाकी है जो अभी संघर्ष चल रहा है उनको हटवाने में। लेकिन ये दूर दूर तक ये बिल्कुल भी गलत बात है ये कि मैं हिंदू हूँ और मेरी शादी रंजीत मिश्रा मेरे हस्बैंड का नाम है और मैं हिंदू परिवार से बिलोंग करती हूँ, हिंदू धर्म से बिलोंग करती हूँ। मुझे लोग दर्शक खराब नहीं होते, कुछ कलाकार हैं जो मेरे पीछे पड़े हैं, इंदु सोनाली को किसी तरह से उसको गिराना है और इस तरह का वो ये र्यूमर फैलवाए हैं वेबसाइट पर। आपके पेरेंट्स में, आप बार बार पेरेंट्स का जिक्र कर रही थी कि वो बहुत सपोर्टिव रहे, तो दोनों में से, मम्मी और पापा में से, दोनों में से अगर आप बताना चाहिए कौन वो थे जो आपको ज्यादा सहयोग किया? उन्होंने मैं बहुत लकी हूँ कि कहीं होता है ना, मम्मी ये बोल रही नहीं नहीं करेगी, पापा बोलेंगे नहीं नहीं नहीं। मेरे मम्मी पापा मेरे लिए भगवान तो है ही, एक औलाद के लिए माँ बाप से बढ़ के भगवान दुनिया में कुछ नहीं, लेकिन वो उन्होंने प्रूफ किया है। और मेरे मम्मी पापा का बराबर सपोर्ट रहा, जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे कभी भी ये फील नहीं होता कि मेरे मम्मी पापा नहीं है इस दुनिया में। भर भर के मुझे आशीर्वाद मिला है और वही वजह है कि आज भी इंदु सोनाली आप सबों के बीच है और खुश है। उनके लिए कोई लाइन अगर गुनगुनाना चाहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। मैं प्रोग्राम में जाती हूँ तो मैं बिल्कुल ये गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। यही है मेरे मम्मी पापा का मेरे प्रति जो है आशीर्वाद। एक संदेश मैम, जो आप भोजपुरी को चाहने वाले लोग, जितने भी सुनने वाले लोग हैं, या उनके मन में भी ये चाहत है कि भोजपुरी इंडस्ट्री का फिर से वो दौर आए जिसे वो देखना चाहते हैं, उनकी चाहत भी है मगर उनको वो चीजें नहीं मिल रही, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये देना चाहूंगी सभी दर्शकों से कि जिस तरह से मेरे गाए हुए फिल्मों के गाने हो, चाहे एल्बम के गाने हो, चाहे भजन हो, हर गीत को मैं सबसे बड़ी गवाह हूँ कि मैंने ना कोई कंट्रोवर्सी करी, ना मैंने किसी को कुछ अपशब्द कहा, ना मैंने अभद्र हरकत की है जिससे हमारे दर्शकों को ठेस लगे। सिर्फ मेरे टैलेंट को, मेरी आवाज़ को, मेरे गीतों को जिस तरह से प्यार देते आ रहे हैं ना, वो आप अपने जगह अटल रहिए। और भोजपुरी फिल्म के ही माध्यम से के लिए ही कहना चाहूँगी कि वो दौर वापस आने वाला है। कहीं न कहीं मुझे ऐसा फील होता है कि अगर आप सभी सही गाने को सुनने के लिए, सही चीज़ों को आप लोग इतना स्वीकार करने के लिए आप लोग बैठे हुए इंतज़ार में हैं,
तो बहुत ही कम समय में वो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री वापस आप लोगों के बीच में आएगा। और हो सकता है इंदु सोनाली के भी आप गाने जैसे आप लोग सुनते आ रहे हैं वैसे ही सुनेंगे, और अच्छे अच्छे गीत आप लोगों को सुनने को मिलते रहेंगे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप हमारे साथ इस बातचीत you. के लिए बहुत शुक्रिया।